स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सचिन कटियार और आप हमारे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियोज़ जो हैं हमारे वो हम लास्ट वीडियो में आपको इल्बिट विवाद बताने वाले थे, इल्बिट कंट्रोवर्सी जो है वो बताने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए वो वीडियो वहीं पर रुक गया था और हमने सोचा कि अब वो आगे ही बताएंगे जाके। तो अभी हम वो वाला डिस्कस करने वाले हैं। कल से रीजनिंग की सीरीज़ भी शुरू हो गई है। रजत सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। एक टीम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सारा कुछ आपका कवर करा दे। जैसे मान लीजिए कि हम पूरा जीएस पढ़ाने के लिए हैं, वैसे हम ये भी सारा पढ़ा सकते हैं लेकिन हम पूरा जीएस पढ़ाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा ना, तो फिर हम रीजनिंग के लिए वो पढ़ाएंगे आपको, मैथ भी वो पढ़ाएंगे आपको, और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश भी हम पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, या हम पढ़ाएंगे या हम किसी को लेके आएंगे, हमारी बहन पढ़ा सकती है, या हिंदी हमारी बहन पढ़ा सकती है। तो ये लोग हम ये लेके आने वाले हैं सारी चीज़ें आपके लिए। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि इन लोगों का फर्स्ट डे है, थोड़ा सा ये अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने देखा है, हेजिटेशंस हैं थोड़ी बहुत। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो ये धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। ये लोग भी जैसे आपने हमारा सपोर्ट करा है वैसे ही आप इनका सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो हम आगे का शुरू करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आमतौर पे ये सारा का सारा जो है सिलेबस जो है वो मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ यूपीएससी को, आईएएस को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप भविष्य में कभी आईएएस देते हैं ना तो आईएएस में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इनसे कथन निष्कर्ष बनाते हैं। तो आपके पास स्टोरी कॉन्सेप्ट इस टाइप की बातें होनी चाहिए, स्टोरी हो कॉन्सेप्ट हो, उसी में मैं फैक्ट कह लेता हूँ अपनी। देखिए अगर फैक्ट के सीधे सीधे बम आपके ऊपर मारे जाएंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। स्टोरी में ही फैक्ट होने चाहिए, स्टोरी हो उसी में सारी बातें हो जाएं, तो उसी से कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट से ही कथन निष्कर्ष बनाए जाते हैं। आईएएस और पीसीएस जो है वो इसी पे काम करता है। बाकी आपको एसआई देना है, यूपीएसआई, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, एसआई के लिए ही शुरू की है लेकिन थोड़ा तरीका दूसरा है। तो एसआई जिनको देना है ना उनके लिए तो बहुत आसान है, बस मेरे वीडियोस देख लेना, आपके दिमाग में स्टोरी बच जाएगी। बस यही चीज़ें पूछते रहेंगे आपसे, कौन गवर्नर जनरल, कौन क्या हुआ था, बस आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन आप क्रम से देखना, क्रम से कहाँ से देखना है। मेरी क्लास 1 की पहली वीडियो है, फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर एक वीडियो है, वो गलती से बेसिक स्ट्रक्चर पड़ गया, इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उसे, वहाँ से आप लाइन से देखिएगा तो आपको समझ आएगी। आप अगर इधर सीधे आ रहे हो तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, आप वहीं से शुरू करना फिर इधर को आना, ठीक है। हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते थे, थोड़ा सा बताना इसलिए चाह रहे हैं, और लोग भी आ रहे हैं ना चैनल पर, धीरे धीरे करके और लोग चैनल पे आएंगे। देखिए हमने ये चैनल शुरू किया है, मेरा ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है इस चैनल को शुरू करने का कि हम इसमें अकेले पढ़ाने वाले हैं। देखिए आप में से भी अगर कोई पढ़ाना चाहता हो तो मेरी इंस्टा आईडी है, उसे आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ जाती है, वहाँ से आप जाके इंस्टा पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी डाटा ऐसी जिससे हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो आप हमसे संपर्क करिएगा। अगर आपको कुछ भी पढ़ाना हो, कंप्यूटर पढ़ाना हो, कुछ भी पढ़ाना हो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पढ़ाइए, आपको पहचान मिले, आपकी थोड़ा सा आपका घर सुधरेगा, आपकी थोड़ी तरक्की होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज आपको भारत 1892 का एक्ट बताने वाला हूँ। उस दिन मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताने के चक्कर में था लेकिन थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए। हम लोग अभी थोड़े से नए हैं ना तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी धीरे धीरे। देखिए आज हमको बताना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, जैसा आप जानते ही हैं, अब हमें समझ भी चुके होंगे आप धीरे धीरे करके। हमारा तरीका क्या है, हम ये डायरेक्ट नहीं जाने वाले किसी भी बुक में क्या लिखा है। देखिए आप बुकें अच्छी खरीदना है ना, और हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं आप इससे नोट्स जरूर बनाना। देखिए आईएएस पढ़ रहा हो कोई, चाहे पीसीएस पढ़ रहा हो, वो नोट्स जरूर बनाता है, तो आप नोट्स जरूर बनाना, अच्छे नोट्स बनाना, अच्छी बुक्स खरीदना, कंपेयर करना मैंने क्या बताया है उसमें बुक में क्या लिखा है, आपको बुक समझ आ रही सही से। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो हमने बार बार कहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके मुझे ढूंढ सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही संपर्क का, तो वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं या वहाँ से संपर्क हो सकता है, तो हमसे संपर्क करिए, पूछिए, मैं बताऊँगा, आपकी प्रिपरेशन कराऊँगा, सब निःशुल्क है ना। हमने ये शुरू इसलिए किया है कि बहुत दब चुके हैं ना सब लोग, उठाते हैं सबको, है ना। चलिए
ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हमारा तरीका क्या है, हमें पहले स्टोरी पढ़नी है, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी और इसका बैकग्राउंड कहाँ पे रखा है। तो हमें इसके बैकग्राउंड पे जाना होगा सबसे पहले। इसका बैकग्राउंड कहाँ है, इस 1892 का अधिनियम का बैकग्राउंड कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ पे है। जब तक जड़ पे नहीं पहुँचेंगे क्या फ़ायदा है, जड़ पहुँचते हैं। चलिए, तो इसका बैकग्राउंड दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा। वो दो जगह कौन सी हैं, ज़रा देखिए। दो जगह हैं, दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे थोड़ा सा हल्का ही फुल्का पढ़ना पड़े। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब तो हम इसे पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतने में इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। आप बस वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले इसका जो है वो है इलवर्ड बिल विवाद। ये बैकग्राउंड है इसका, इस एक्ट का। एक्ट माने होता है अधिनियम, इसका बैकग्राउंड है। और दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आमतौर पे, देखिए इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ मैं, इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं ना विवाद को, कंट्रोवर्सी। ये आप देख लीजिएगा, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो देख लेना। और ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड भी इंग्लिश ही मीडियम है, बीटेक ये सब किया है मैंने, लेकिन यार ठीक है, आप समझते हैं। देख लेना, और कुछ भी कमी हो तो बताते रहिएगा। अरे अपने आप सही कर लेना यार, क्या मात्राएं और क्या कमी है ना। इसको बोलते हैं INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में भी आज थोड़ी बातें करेंगे हम। इसका बैकग्राउंड देखिए, अगर मैं पूरा एक्ट ना बता पाया तो मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड ढंग से बता दूँ। आज बैकग्राउंड ढंग से बता दूँ। ये बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें इस पर करनी पड़ेंगी हमें। अगर आपको वहाँ तक ले जाना है तो बातें करनी पड़ेंगी, और ऊट पटांग हरकतें कर दूँ तो सीधे वही बता देता हूँ, आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि आप अभी तक, इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपको अभी तक सही शिक्षा नहीं मिल पाई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको अगर इस तरीके से बताया जाएगा ना तो आपके दिमाग में रच बस जाएंगी स्टोरियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलवर्ड बिल विवाद को समझेंगे, वो वाला एंगल बाद में समझेंगे। ये हुआ था तब ये आई थी, है ना। तो हम ये सबसे पहले समझते हैं कि इलवर्ड बिल विवाद है क्या, यही इसका बैकग्राउंड है। अब इसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में है क्या। चलिए, हमारे लोगों के वीडियोस जो हैं वो सुबह शाम में आएंगे। हमारा वीडियो अब आप मतलब एक दिन में 2 आएंगे। अब ये किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं उनमें लग जाता है। अब क्या है बताएं। चलो देखो, अभी इतना बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है आपको, वो इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो जो मन समझ ये बोल रहे हैं इसलिए कि शायद आप कुछ बता दो हमें कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, इसलिए बोल चिपटे पड़े हैं इन चीज़ों में। ठीक है, दिमाग नहीं काम कर रहा। चलिए, आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है हमारी, तो इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ दिन से है हिसाब किताब गड़बड़। बैकग्राउंड तो हम सबसे पहले जानते हैं इलवर्ड बिल विवाद। बिल विवाद ये है क्या, इसे समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। ये इंग्लिश में भी लिखी लो, इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी, इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी। अब ये समझते हैं, कुछ बातें करनी है पहले आपसे, पहले थोड़ी सी कर लें। ये है क्या, किस मैटर को लेके ये विवाद है, अब वो लिखते हैं पहले। भारतीय जजों द्वारा अंग्रेज अपराधियों की सुनवाई से संबंधित, ये उससे लेके है संबंधित। मैं 2 नाम लिखना अभी लिखूंगा मैं सारे नाम। मैं पहले कुछ बातें कर लेता हूँ। देखिए, अभी सब आपकी जो धारणा है ना अंग्रेज़ों के प्रति, अभी इतने वीडियोस से मैं बोल रहा था ना, मैं अच्छा नहीं सोच सकता। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा 1861 का एक्ट, उसमें मैंने 5-6 मिनट यही बातें कही, मैं अंग्रेज़ों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। मैं अपने एंगल से आपको चीज़ें बताऊँगा। शायद आपको लगा हो मेरी बातें बुरी की कैसे बोल रहे हैं, ये सारी बातें कैसे कर रहे हैं, है ना, ये सोच इनकी कैसी है। लेकिन अभी आपको सब समझ आ जाएगा मेरी सोच कैसी है, मैं क्या कहना चाह रहा था। ये सारी बातें आपको भी 2 मिनट में समझ आने वाली हैं।
देखिए एल्विड विल विवाद है क्या, वो हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं आपसे। देखिए बात ये थी कि जो दो प्रकार के जज हुआ करते थे हमारे अंग्रेजों के समय, दो प्रकार के जज हुआ करते इस टाइम पीरियड तक। ये टाइम पीरियड क्या है, अगर मैं टाइम पीरियड इसका डालना चाहूँ तो ये टाइम पीरियड है 1883 का। 1883 का टाइम पीरियड है। ये 1883 के टाइम पीरियड में भारत में दो प्रकार के जज हुआ करते थे। वो एक तो होते थे अंग्रेज जज, एक तो होते थे अंग्रेज जज, और एक जज होते थे जो भारतीय जज होते थे। उनने थोड़े बहुत भारतीय जजों को भी सम्मिलित कर रखा था। देखो दो प्रकार के जज, मैं थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ अपनी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए देखो दो प्रकार के जज हुआ करते थे इस टाइम पे आके। एक होते थे अंग्रेज जज, अंग्रेज जो जज हुआ करते थे, और एक होते थे भारतीय जज। दो प्रकार के जज होते थे ये। इससे पहले आपको दो बातें जाननी होंगी। ये वो टाइम पीरियड है 1883 की तरफ जब वाइसराय है रिपन वाइसराय है, और उनकी परिषद में जो उनकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, कार्यकारिणी परिषद में आपको पता है, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें कहा था कि 6 सदस्य हो गए, है ना, 6 सदस्य हो गए, है ना। वो एक विधि वाला इसमें होता था, विधि सदस्य भी होते थे। तो विधि सदस्य हर बार होते हैं। विधि सदस्य का कॉन्सेप्ट कब से आया, वीडियो देखते रहिएगा आप। चलिए हम कमेंट करके हमें बताएंगे कब से आया। कि चलिए आज आपका क्वेश्चन है कि पहली बार कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को कब सम्मिलित किया गया। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कब सम्मिलित किया गया। चलिए, तो विधि सदस्य प्रेजेंट में इस समय जो थे उनका नाम था सीपी इल्बर्ट। इस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्यों में एक विधि सदस्य था। विधि सदस्य, उस विधि सदस्य का नाम था सीपी इल्बर्ट। ये विधि सदस्य क्यों रखा गया था, क्योंकि ये कानून का ज्ञाता था, आपको कानून की सही बातें बताएगा, इसलिए ये विधि सदस्य का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इस समय विधि सदस्य कौन थे, सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है, कभी पूछा जाए तो पूछा तो नहीं जाएगा। कर्टनी पैरागीन इल्बर्ट, ये पूरा नाम है इनका सीपी इल्बर्ट का, कर्टनी पैरागीन इल्बर्ट। बड़ा नाम लग रहा है आपका, लेकिन फिर भी ये विवाद इतना ज़्यादा है, ये विद्रोह इतना ज़्यादा है कि इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या था, हम वो बातें पहले आपसे थोड़ी बहुत कर लेते हैं। देखिए हम ऐसा कहते हैं कि एक जो वाइसराय इस समय लॉर्ड रिपन था, ये लॉर्ड रिपन इस समय उदारवादी था। अगर हम लॉर्ड रिपन की थोड़ी बातें करें, हम इस पर थोड़ी देर में भी बातें करते हैं, पहले हम थोड़ी लॉर्ड रिपन की बातें आपसे करते हैं। ये बड़ी स्टोरी है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम लूँगा इसमें। देखिए जो इस समय वाइसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड रिपन जो वाइसराय हैं उनके बारे में ये कहा जाता है वो उदारवादी हैं, थोड़े उदारवादी, उनकी सोच भी उदारवादी है। और जो इनका कार्यकारिणी में जो विधि सदस्य है सीपी इल्बर्ट, कर्टनी पैरागीन इल्बर्ट, बार बार बोलिएगा ये नाम, हिंदी मीडियम में जो लोग हैं वो बार बार इन नामों को बार बार बोलिएगा। कर्टनी पैरागीन आपका मुंह से निकलता नहीं है ना, आपका मुंह से आप निकालना भी नहीं चाहते, आप डरते हैं इतना ज़्यादा, तो इसे बार बार बोलिएगा, कर्टनी पैरागीन इल्बर्ट। ठीक, तो ये इनका विधि सदस्य था। इनकी कार्यकारिणी परिषद जो 6 सदस्य की थी उसमें विधि सदस्य था। दोनों लोगों ने क्या सोचा, कुछ चीज़ें थी। दोनों लोगों ने ये सोचा कि देखिए होता क्या था, हम आप एक बात बता देते हैं, पहले एक चीज़ सोचते हैं। देखिए पूरा भारत था, भारत से कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी के व्यापारी या और व्यापारी तो काम कर ही रहे हैं ना। इस भारत में बहुत सारे लोग अंग्रेज व्यापारी काम करते थे, लेकिन वो भारतीयों से ही तो उनके बागान थे, जैसे उनके बड़े बड़े बागान थे, उन बागानों से भारतीय को ही तो लगा रखा था उनने, भारतीय मजदूर की तरह काम करते थे और उनसे काम भी कराते थे, उन्हें मारते पीटते भी थे, बहुत मारते पीटते थे, उनका शोषण भी करते थे। लेकिन ये सारा जब शोषण होता था और वे अगर कहीं अपील करें जाके, तो जब अपील की जाती थी तो वो जज जो होता था वो अंग्रेज जज होता था। अब अंग्रेज जज अंग्रेजी अपने उसके लिए, अंग्रेज नागरिक के लिए कौन सी सज़ा देगा, तो मामूली से फाइन भर के सज़ा हो जाती थी। तो उन लोगों का इस प्रकार शोषण होता ही रहता था। तो जो लोग ये अत्याचार करते थे, मेरी बातें स्टोरी को ढंग से समझिएगा, यहाँ पर स्टोरी है, स्टोरी से ही परिषद अधिनियम आया। अगर मैं पूरा नहीं बता पाया तो मैं कल डालूंगा, स्टोरी आज बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी बात करनी है, कांग्रेस की भी बात करनी है हमें। तो वो लोग जो अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे, जो इस देश में रह रहे थे, वो अपना काम कराते थे भारतीयों के साथ। तो भारतीयों से मतलब जज मान लो उनका कोई बागान ही चल रहा हो, चाय का ही हो बागान, अब तो चाय के बागान का कोई एकाधिकार तो नहीं रह गया, कोई भी लगा सकता है, किसी प्रकार का भी बागान हो, तो हम मान लेते हैं उन पे ही काम करा रहे हो, किसी भारतीयों द्वारा काम कराया जा रहा हो, लेकिन भारतीयों को मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, उनके साथ अत्याचार भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो उन्होंने जाके अपील कर दी
अपील करके ये बोला कि जज के सामने पहुँचे तो अपील की, ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब अंग्रेज ही जज होगा और अंग्रेज ही उनका नागरिक होगा तो थोड़ी ना वो कोई सज़ा देने वाले, तो वो मामूली सी सज़ा, हल्का फुल्का सा कहते हैं, हल्का फुल्का सा उनके साथ फाइन भर के वो पूरी फॉर्मेलिटी जो है उन्हें छोड़ दिया जाता था। ऐसे मान के चलते थे कि उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन आमतौर से यही हो रहा था। तो अब क्या होता था, लेकिन अगर भारतीय जज कहीं पर है, भारतीय जज कहीं पर है तो अंग्रेज अधिकारी का मुकदमा भारतीय जज नहीं सुन सकता था। एक नियम था, कोई अंग्रेज है, अधिकारी ना छोड़ो, कोई अंग्रेज ही है, वो व्यापारी भी है और कोई भारतीय जज है, इसमें कुछ भारतीय जज भी थे, तो भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते थे, केवल प्रेसिडेंसियों में सुन सकते थे। प्रेसिडेंसी मतलब वो जो 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी, बंगाल की, मद्रास की, बम्बई की, अगर प्रेसिडेंसियों को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेज लोगों के मुकदमे जो हैं वो भारतीय जज नहीं सुन सकते। तो सुन भी सकते थे तो लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, आमतौर पर सुन ही नहीं सकते थे, आप ये मान के रखिएगा, वो सुन नहीं सकते थे। तो ये जो था एक भेदभाव जैसा था, एक जुडिशरी में या जज व्यवस्था में या न्यायिक व्यवस्था में एक भेदभाव जैसा था। भेदभाव ऐसा कि लोग उनके मुकदमे ये नहीं सुन पा रहे और उनके ऊपर अत्याचार होता है जब भारतीयों के ऊपर, तो ये अंग्रेज जो अत्याचार करते हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि इनके मुकदमे खुद अंग्रेज मजिस्ट्रेट सुनता है। तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट जब अंग्रेजों के मुकदमे सुनता है तो इसलिए अपने लोगों को वो कुछ देता ही नहीं सजा, हल्का फुल्का सा फाइन देता, भारतीयों को तो कीड़े मकोड़े समझा ही जाता था। तो भारतीयों के मुकदमे, आप अंग्रेज के मुकदमे भारतीय जज नहीं सुनते थे। ये एक भेदभाव जैसा था, एक कॉन्फ्लिक्ट था। आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए कि अब भारतीय जो हैं अंग्रेजों के मुकदमे भी सुने, उन्हें भी सजा दे सकें, या इस तरीके का भेदभाव जो जुडिशरी में था, जो न्यायिक व्यवस्था में था, तो उसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड रिपन ने अपने विधि सदस्य से बात की। अब विधि सदस्य कौन था? विधि सदस्य का नाम था सीपी इल्बर्ट, और सीपी इल्बर्ट की पूरा नाम है कडनी पेरेग्रिन इल्बर्ट। कडनी पेरेग्रिन इल्बर्ट से ने बात करी कि इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उसने एक सजेशन दिया है ना, सजेशन ये था कि इसे ख़त्म करने के लिए हम एक विधेयक लेके आते हैं और उस विधेयक में ये करेंगे कि अब भारतीय जज जो हैं वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं। तो इससे हमारी न्यायिक व्यवस्था में या भारतीयों के मन में एक अच्छा विचार आएगा कि अंग्रेज अब नस्लीय भेदभाव या काले गोरे का भेदभाव नहीं करते। मतलब हमको काला माना जाता था ना, हम लोग काले थे, अब वो गोरे थे, तो वो काला गोरा का भेद वो शुरू से करते आए हैं। ये आपको हम मॉडर्न जब जाएंगे ना तो सब इतना बताएंगे आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम देते रहिएगा और दुआ ये करते रहिएगा मैं आपके साथ बना रहूं। अगर मैं बना रहता हूं तो प्रत्येक बंदे को मैं वहाँ तक जरूर ले जाऊँगा जहाँ वो IAS का द्वार खुलता है, कम से कम वहाँ तक ले जाऊँगा मैं। बाकी आप इंटरव्यू और मेन सेक्शन में क्या कर पाते हैं, इंटरव्यू में क्या कर पाते हैं, वो आपके विवेक शक्ति पर डिपेंड होगा, लेकिन मैं उस गेट तक आपको ले जाके रहूँगा। बस मेरा साथ देते रहिएगा और ये दुआ करते रहिएगा चीज़ें मेरी थोड़ी जो अनकॉमन चल रही हैं वो थोड़ी ठीक हो जाएँ, ठीक हो जाएंगी। अब धीरे धीरे करके हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं चीज़ों का। चलिए, तो ये उनका विधि सदस्य था। तो विधि सदस्य उन्होंने बात की लॉर्ड रिपन ने कि ये कैसे काले गोरे का भेद लोगों के बीच में जो मेंटेलिटी बन गई है भारतीयों के बीच में कि काले गोरे का भेद करते हैं, ये भेद कैसे ख़त्म होगा अगर हम ऐसा करते रहे। तो लॉर्ड रिपन ने कहा अपने विधि सदस्य, तो विधि सदस्य थे सीपी इल्बर्ट, कडनी पेरेग्रिन इल्बर्ट, तो उन्होंने कहा हम एक विधेयक लेके आते हैं, एक विधेयक लेके आते हैं और इस विधेयक में ये बात कर देंगे कि अब भारतीय जज जो हैं वो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। तो अंग्रेज अगर कोई अत्याचार करेंगे तो भारतीय जज मुकदमा सुनेगा और अपने लोगों को सही डिसीजन सुनाएगा, भेदभाव नहीं होगा, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। यही था इल्बर्ट बिल विवाद। अब इस पर करते हैं काफ़ी सारी बातें। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए ये बिल लाया गया आमतौर पे। देखिए अब ये एग्जैक्ट मैटर नहीं रखता कि 9 लिखी थी कि 10 लिखी थी कि 2 फरवरी लिखी थी, इसलिए ये एग्जैक्ट मैटर, चलिए आमतौर पे ये जो लिखा होता है ये मैटर करता है कि फरवरी 1883 में लाया गया ये बिल, 83 में ये बिल लाया गया। बिल में क्या था? बिल में यही बात थी कि अब भारतीय जज जो हैं अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। जैसे ही आप विश्वास करिए, जैसे ही ये बिल लाया गया, भारत में रहने वाले जो अंग्रेज जो नागरिक थे, इन्होंने इसका इतना ज़्यादा विरोध किया है, हद से ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि आप काले और जो असभ्य हैं वो हमारे लिए फैसला ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हम आपको कुछ स्टोरी के फॉर्म में बातें बताते हैं। एक स्टोरी सुनिएगा मेरी, सुनते रहिएगा, मैं स्टोरी में ही सारी बातें करता हूँ, मेरी आदत है। मैं जानता हूँ आपको कक्षा 4 या 3 की स्टोरियाँ ही याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि वो स्टोरी थी, अगर फैक्ट होती तो वो कभी याद ही नहीं होती। इसलिए मैं सारी जो माला है उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी आदत है। अब आपको अच्छी लग रही हो तो ठीक है, कमेंट करके बताना, बुरी लग रही हो तो बता देना, तो जैसा चाहते हो वैसा करेंगे, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखोगे तो बात कर पाओगे किसी से भी और बहुत आगे चले जाओगे। हाँ, हम कुछ कह रहे थे, ये बोल रहे थे, हाँ ठीक। तो वो बिल जैसे ही लाया गया तो बिल का इतना ज़्यादा विरोध हुआ, और यहाँ अंग्रेज रहने वाले लोग जो थे, यहाँ पे भी विरोध हुआ तो हुआ, ब्रिटेन में भी विरोध हुआ। यहाँ अंग्रेज जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा अब ये काले हमारे खिलाफ जो है, काले हमारा सुनवाई करेंगे केस का, इन्हें खुद कुछ आता नहीं, असभ्य हैं ये, हमें असभ्य बताया ही जाता था अमूमन। और ब्रिटेन में इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ जिसका नाम नहीं कि देखो हमारा वहाँ। अच्छा, अब कुछ बताते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते थे अंग्रेज लोग रहते थे, अंग्रेज नागरिक रहते थे, उन्हीं ने तो कब्जा करके रखा था सारा ना, उन्हीं के तो हम उपनिवेशक हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो लोग रहते थे उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा किया, एक स्टोरी समझिएगा, उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा किया आपस में। चंदा इकट्ठे करने के बाद ब्रिटेन वो गए वहाँ पर इसका बहुत जोर तौर पे प्रचार प्रसार किया, इस बिल का प्रचार प्रसार करके उन ब्रिटेन की जनता में ये बात जगाने की कोशिश की, ये बात बताने की कोशिश की कि अब ये भारतीय जो जज हैं ये काला हमारे ऊपर, काले जो हैं वो हमारे ऊपर फैसला करेंगे, है ना। अब इस तरीके के हालात भारत में पैदा किए जा रहे हैं। ये गवर्नर जनरल जो कर रहा है या वायसराय जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अगर ऐसा ही करना तो हमें वहाँ क्यों रख रहे हो, वहाँ से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दो, ये कह रहे थे वहाँ ब्रिटेन में, ये बहुत तेज से पब्लिसिटी की जा रही थी। अगर वहाँ तुम्हारे बस का नहीं है तो वहाँ से शासन समाप्त कर दो। इस तरीके की अगर मेंटलिटी हम लोगों के साथ करी जाएगी, क्या वो बातें भूल गए हो जो 1857 में घटनाएं घटी थी, तो वो सब उन्हें बताने की कोशिश कर। जैसे ही ये ब्रिटेन में बातें फैली, ब्रिटेन में आग लगी, वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के नागरिकों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, और इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध उन्हीं ने किया। उनने इस बिल का विरोध करा और कहा कि ये बिल बहुत गलत है, वायसराय जो है वो सोच के काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक ये महारानी तक बात गई, और महारानी ने भी इस पर संदेह प्रकट किया अपना, कहा कि ये लगभग बातें ठीक नहीं है। तो हर जगह इसका विरोध हो रहा था। और यहाँ पर जो, अब कुछ और स्टोरियाँ बताता हूँ, यहाँ पर जो लोग थे अंग्रेजों के, वो क्या क्या और सोच रहे थे। वो इतना ज़्यादा आक्रोशित हो चुके थे कि उन्हें लॉर्ड रिपन इतना बुरा लग रहा था, उन्हें ये लग रहा था कि रिपन को ऐसा करते हैं कि कुछ लोग मिलकर रिपन को घेर लो, और रिपन को घेरने के बाद उसे बंदी बना के स्टीमर में लाद कर इंग्लैंड भेज दो, अभी इस लायक नहीं है। तो कई लोग ऐसा उसमें ये बना रहे थे, ऐसा हिसाब किताब कि रिपन शिकार के लिए जाता है, आखेट के लिए जाता है, वहीं इसे घेर के बंदी बना लिया जाए और इसे भेज दिया जाए। तो रिपन के बारे में इस तरीके से बातें तक यहाँ के अंग्रेज जो नागरिक थे उनके दिमाग में चल रही। तो इतना ज़्यादा रिपन का विरोध हुआ और इस बिल का इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि डर के मारे इस बिल को वापस ले लिया गया। लेकिन जब ये बिल लाया गया था, आपको बताते हैं, भारतीयों में एक खुशी की लहर थी। जब ये बिल लाया गया था तो भारतीयों में खुशी की लहर थी। खुशी की लहर इसलिए थी, भारतीय शिक्षित वर्ग ये सोच रहा था अब अंग्रेज अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज अब काले और गोरे का भेद हटा देंगे, काले गोरे का भेद हट जाएगा इस बिल से, और भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे, क्रिमिनल अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे, आपराधिक मामले सुन सकेंगे अंग्रेजों के। तो ये काले गोरे का भेद कहीं ना कहीं हटाने के लिए रिपन ने और सिविल लिबर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो भारतीयों में खुशी की लहर थी। लेकिन जब इतना विरोध हुआ लॉर्ड रिपन का, यहाँ भी विरोध हुआ, वहाँ भी विरोध हुआ, दोनों जगह हुआ, और ऐसा आलम आ गया था कि रिपन के बारे में यहाँ तक सोचा जा रहा था उसे बंदी बना के स्टीमर पे लाद के भेज दें, या उसको आखेट खेलने आता है, अगर बोलते हैं शिकार करने आता है तो वहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लें उसको, या वो जहाँ पे रहता है उसके एक सेना बना के चलते हैं, उसके संतरी को वहाँ पराजित कर देते हैं, उसके महल उसमें घुस के उसको उठा के कुछ भी करने के लिए घूम रहे थे। रिपन के बारे में ऐसी मेंटेलिटी थी। यहाँ और ब्रिटेन दोनों जगह जब इस तरीके का माहौल बन गया तो रिपन थोड़ा घबरा गए और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की बात कर दी। तो ये बिल उसी समय वापस लिया गया। फिर इसमें सोल्यूशन का मतलब होता है इसमें और सारे बहुत सारे चेंजेस करके इस बिल को लाया गया। अब वो चेंज बिल क्या है वो आप सुनिएगा, ठीक है। अब वो चेंज बिल क्या है, मैं ये ऐसे लिखा रहने दे रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं बाद में स्क्रीनशॉट लेते हो। कोई कह रहा था, किसी ने हमसे कहा था कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप हट जाएंगे, तो ठीक है। इसमें और क्या बातें हैं जरा वो देखिए। जब चेंज होके आया था तो चेंज बिल क्या था, अगर हम कहें तो चेंज्ड जो बिल था वो क्या था। चेंज बिल में कौन सी बातें थी, देखिए चेंज बिल में किस प्रकार की बातें थी। चेंज बिल में जो बातें थी वो ये थी कि अब पहले क्या था, क्या मांग थी कि हाँ अब मतलब भारतीय जज भी जो है वो अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं, लेकिन अब चेंज कर दिया गया। अब चेंज करके ये पॉइंट कर दिया गया, भारतीय जज जो हैं, हम पहले बोल दे रहे हैं फिर लिख देंगे भारतीय। आप इसे लिख लेना, आप वीडियो को पॉज कर करके जितनी भी मैंने स्टोरी बताई है, जो भी मैं बता रहा हूँ, आप वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिख लेना। इसलिए लिख लेना कि फिर आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है, कहाँ ढूंढोगे, कितना ढूंढना पड़ेगा, बहुत यहाँ वहाँ करोगे, अरेंज करोगे, माला बनाओगे। मैं हूँ ना आपके साथ, तो बस ये लिखते रहिए आप।
आखिरी में बस वीडियो देखना, लिखा हुआ देखना, बस हो गया काम। इतना तो आपको कहीं भी परीक्षा में पास करा देगा। इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बच्चे जो सक्सेसफुल हुए हैं उससे मुझे पता चल गया कि ये सब काम करता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे हर बार। तो कुछ बोल रहा था, हाँ, तो वो ये था कि मैं पहले बता दूं ये चेंज बिल क्या था। चेंज बिल में क्या कर दिया उनने, चेंज में ये कर दिया कि अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भारतीय जज अंग्रेज़ों के मुकदमे तो सुन सकते हैं, भारतीय जज जो हैं वो अंग्रेज़ों के मुकदमे भी सुन सकते हैं, लेकिन जिसका मुकदमा अंग्रेज नागरिक जिसका मुकदमा सुना जा रहा है, वो जब भारतीय जज के सामने पेश किया जाएगा तो वो जूरी की मांग, उसका मुकदमा जूरी के सामने सुना जाएगा। अब ये जूरी शब्द क्या होता है, अब ज़रा ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहले हम कुछ बता देते हैं, ये बताना है आपको, पहले ये सुनिए। अब क्या है, अब भारतीय जज मुकदमा तो सुन सकते हैं, लेकिन अंग्रेज को इसके सामने जब लाया जाएगा, किसी अंग्रेज क्रिमिनल को जब इसके सामने लाया जाएगा, मैं क्रिमिनल लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, जब अपराधी को इसके सामने लाया जाएगा तो वो इनसे मांग कर सकता है कि मेरा मुकदमा भारतीय जज के सामने की जगह जूरी के सामने सुना जाए। अब जूरी का मतलब क्या है, जूरी में आधे जो जूरी का मतलब ये होता है कि एक जज नहीं, अब इसमें जज ज़्यादा होंगे, मतलब अगर 10 जज होंगे तो 10 जज में 5 होने चाहिए यूरोप वाले और 5 होने चाहिए आपके अपने। मतलब अगर ये 4 जज होंगे, जूरी में 4 लोग होंगे तो 2 होने चाहिए अंग्रेज जज, 2 से ज़्यादा ही हो, बल्कि 2 अंग्रेज जज हों, 2 भारतीय जज हों, वो इसकी मांग करेगा तब सुना जाएगा। और ये चेंज किया उन्होंने कि अब अगर अंग्रेज नागरिक जो है वो अब अगर अपना मुकदमा जो है वो मुकदमा अगर उसे पेश किया गया भारतीय जज के सामने तो वो जूरी की मांग करेगा। और जूरी में अगर 10 लोग होते हैं, 10 में आधे और आधे से बल्कि ज़्यादा तक, आधे से ज़्यादा या आधे लोग जो हैं वो यूरोपियन जज होने चाहिए, चाहे इंग्लैंड के हों चाहे अमेरिकन के हों, यूरोपीय जज होने चाहिए, बाकी बचे हुए भारतीय होने चाहिए। तो जैसे ही ये बिल आया, भारत में एक निराशावादी जो सोच है या विचारधारा है वो पैदा हो गई। और उन्होंने ये मान लिया, भारतीय शिक्षित वर्ग ने ये मान लिया, जो पढ़े लिखे यहाँ के लोग थे उन्होंने ये मान लिया कि काले गोरे का भेद अंग्रेज समाप्त नहीं कर सकते। और एक और बात बताएं, जब इस बिल का विरोध हो रहा था, जब वो पहला वाला बिल आया था जिसे अच्छा समझा जा रहा था, जब उस बिल का विरोध हो रहा था, जब इस बिल का विरोध हो रहा था, बाहर बात कर लो जाके यार, जब इस बिल का विरोध हो रहा था तो आपको एक बात बताते हैं, जब शुरू में ये बिल लाया गया था तब इसका विरोध अंग्रेज औरतों ने भी किया था। उन्होंने ये कहा था ये भारतीय जज हमारा क्या फैसला सुनाएंगे जिनने 1857 में हमारे साथ बहुत सारे अत्याचार किए हैं। और उन्होंने यहाँ तक, उन अंग्रेज औरतों ने यहाँ तक कहा था, जो यहाँ रह रही थी अंग्रेज औरतें, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बंगालीज़ के बारे में तो भरोसा करा भी नहीं जाता, जहाँ बंगाल से 4-6 जज आते हैं वहाँ तो भरोसा करा भी नहीं जाता, क्योंकि उनने बंगाल के लोगों के ही कैरेक्टर के बारे में इतनी बातें कर डाली थी, जिसकी वजह से इस बिल का बहुत ज़्यादा लेते कि जो बंगाल में रहने वाली अंग्रेज औरतें थी ना, अंग्रेज जो यहाँ नागरिक थे उनकी अंग्रेज महिलाएं, उन्होंने इतना ज़्यादा विरोध किया था, उतना ज़्यादा विरोध करके बोला था ये बंगाली जो हैं ये तो और अत्याचार करते हैं, और यहाँ के जज जो होंगे ये अपने जज को छोड़ो, यहाँ के लोग अपनी औरतों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, और तरह तरह के करैक्टर के बारे में बोला गया था। तो एक वो चीज़ जो थी यहाँ की औरतों ने, जब अंग्रेज की औरतों ने ऐसा जब फैलाया तो ब्रिटेन में ज़्यादा तमाशा हुआ था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना तमाशा होने की वजह से ये बिल वापस लिया गया, वापस लेके इस फॉर्म में लाया गया कि अब ऐसा हो जाएगा कि भारतीय जज अगर किसी अंग्रेज क्रिमिनल का मुकदमा सुनेगा तो अंग्रेज कहेगा जूरी के सामने सुनो, और जूरी में कम से कम आधे से ज़्यादा जो है वो भारतीय होंगे, वो आधे से ज़्यादा जो होंगे अंग्रेज होंगे, तो वो फैसला वैसे भी उनके फेवर में ही चला जाएगा। तो इस तरीके के चेंज करके लाएगा। जब इस तरीके की चेंज किया गया तो जो भारतीय शिक्षित वर्ग था, जो भारतीय शिक्षित वर्ग का मतलब होता है जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे, और जो अभी तक किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों को, मतलब इतनी सारी अंग्रेज़ों की एक्टिविटीज़ होगी वो तो कहीं छुपी है नहीं, और 1857 गुजर गया है, तो आप ये समझ सकते हैं उनके मन में भी अंग्रेज़ों के प्रति खिन्नता थी। लेकिन उन्हें जब ये बिल लाया गया तो वो खुश हो गए थे, उनके अंदर खुशी का माहौल था कि अंग्रेज अब काले गोरे का भेद खत्म करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन किया गया और जैसे ही ये चेंजेस ऐसे आए तो उनके अंदर फिर निराशावादी जो विचारधारा है वो निराश हो गए, और उन्हें लगने लगा कि हमें कोई ऐसा एक मंच चाहिए जो अपनी बात हम उठा सकें। मंच इसलिए होता है ना, मंच का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा हम पढ़ा रहे हैं, मान लो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास कोई मंच थोड़ी ना, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब ये एक यूट्यूब एक मंच है जिसमें हम आए हैं, आप लोग हमें पहचानते हैं, आपको शायद लगा हो कि हम पढ़ा सकते हैं, थोड़ा ठीक पढ़ा सकते हैं, या मेरा तरीका कैसा लग रहा हो आपको, तो मुझे एक मंच मिल गया। अब इस मंच से और भी लोग आएंगे, है ना, तो वो लोग भी ये सोचने लगे थे कि
कि हमको एक मंच चाहिए जहाँ से हम अपनी बात मजबूती से रख सकें और उस मंच में बहुत सारे लोग हों, हमारे एक संगठन जैसा हो और जिसमें मेरी मांग बहुत मजबूती से रखी जा सके। मजबूती से हम रखेंगे अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांग को, तो अंग्रेज़ मेरी मांग को सुनेंगे और एक संगठन बना के ही हम अंग्रेज़ों को हर चीज़ का विरोध करेंगे, हर वो गलत चीज़ों का उनका विरोध करेंगे। अकेले अकेले करेंगे तो वो लाठियाँ मारेंगे, हम पे मुकदमा करेंगे, हम उठा के जेल में बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम एक संगठन के माध्यम से संगठित होकर इसका विरोध करेंगे और एक ऐसा मंच बनाएंगे जिसमें हम उनका हर चीज़ का विरोध करेंगे और नम्रतापूर्वक करेंगे और कायदे से करेंगे, ये सब सोचा था कि हम विरोध करेंगे या उनसे अपनी मांगें मनवाएंगे, तो इसलिए एक मंच की आवश्यकता हुई और उसी मंच का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप INC के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है और आप नाम जानते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो उस INC ने क्या मांग की, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। ये बिल तो खत्म हुआ लेकिन मैं उनकी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। सुनिएगा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अब हमें लगता है कि हम ये परिषद अधिनियम, इसके बैकग्राउंड पे ही आज बात कर पाएंगे। परिषद अधिनियम का मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ये सारी बातें मैं पहले से कर चुका हूँ और उधर साइड जाके हम इसको बस ये वाला देख लियो, फिर उधर वाला देख लेना, ठीक है। हाँ, क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसलिए अब INC की स्थापना की गई। INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अब वो निराश हो चुके थे। एक संगठन बना, संगठन के माध्यम से क्या होगा, अब अपनी मांगें अंग्रेज़ों के सामने रखी जाएंगी। और इन्होंने कौन कौन सी शुरू में मांगें रखी, उन्होंने मांगें रखी कि पहली मांग आप इनकी सुनिएगा, केंद्रीय एवं प्रांतों में अतिरिक्त भारतीय सदस्य होने चाहिए। क्या मैं ये बिगाड़ के लिखूं? मैं बिगाड़ के कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, इस पर भी करना जरूरी है। थोड़ी सी कर लो वीडियो, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो देखते रहना भैया। हम जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो पता नहीं कितना लंबा हो जाता है, वहाँ कोई दायरा नहीं होता। एक तो यूट्यूब का दायरा है, लिमिट्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, खुल के बातें बोल नहीं पा रहे हैं। थोड़े से घबराहट जैसी भी है कि क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। यूट्यूब पता नहीं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चल रहे हैं, बस ऐसे ही समझो। तो हम थोड़ी सी बातें इस पर कर लें पहले, लोग हमें करना है, ज़रूरी है INC के बारे में। अरे राम, देखिए तो INC के बारे में कुछ बातें करनी जरूरी हैं। INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसे INC कहते हैं। इसलिए बना था क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि हम अपने इसी से अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे। तो उस मांग में पहली मांग क्या थी, बहुत सारी मांगें थी, बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन हम अपने 1892 के परिषद के अधिनियम के अंतर्गत जो बातें आती हैं उन पर जरा फोकस करते हैं। तो पहली मांग ये थी उनकी कि अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय, मैं ऐसे ही बोले दे रखा है, केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषदें हैं, केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषदें हैं, उन परिषदों में भारतीयों को और भारतीयों को मतलब रखा जाना चाहिए, भारतीयों को और सम्मिलित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भारतीयों को ज़्यादा सम्मिलित करोगे तो भारतीय हमारे पूरे भारत के बारे में बातें आपके सामने रखेंगे। तो ये पहली मांग इन्होंने की थी। दूसरी मांग इन्होंने क्या की कि मनोनीत की जगह इलेक्शन कराना चाहिए, मनोनीत की जगह निर्वाचन कराओ। दूसरी मांग ये थी, मनोनीत की जगह निर्वाचन कराओ। आपको याद हो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है, वैसे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, ठीक है। देखिए ये लोग क्या करते थे, आपको याद हो 1861 का अधिनियम, जिसमें 3 भारतीयों को भी सम्मिलित किया गया था। बनारस के राजा पटियाला, वो सर आपने देखा होगा, 3 पहले सम्मिलित किए गए थे। तो ये वो लोग मनोनीत किए गए थे, आपको बताता हूँ, ये वो लोग, अंग्रेजों ने उन लोगों को मनोनीत किया था जो वास्तव में अंग्रेजों के थोड़े से वफादार थे या अंग्रेजों के थोड़े से मित्र थे। तो भारतीयों का ये मानना था कि तुम अपने ही लोगों को अगर सम्मिलित भी करते हो, तुम अपने ही लोगों को सम्मिलित करते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रही है, तो तुम मनोनीत क्यों कर रहे हो, किसी को उठा के ला के मनोनीत कर रहे हो, तुम निर्वाचन करा लो।
निर्वाचन मतलब चुनाव टाइप का करा लो, उसके तहत जो चुने जाएंगे, जो चुने जाते हैं उनको सम्मिलित कर लो। तो निर्वाचन की मांग थी, मनोनीत की जगह निर्वाचन की। इस तरीके से सिविल सेवा की मांग थी कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाए, 19 साल से जगह 21-23 साल कर दी जाए। बहुत सारी ऐसी कांग्रेस ने मांग की थी, लेकिन हम परिषद के अपने जो 1892 का परिषद अधिनियम है उसके तहत ये 2 मांगें सबसे पहले उठाई गई थी। इन 2 मांगों में ये वाली बातें करी गई थी। तो अब आपके समझ आया 1892 का बैकग्राउंड क्या है। 1892 का बैकग्राउंड है इल्बिड बिल विवाद, और इल्बिड बिल विवाद उपजा था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। अब ये दोनों जो उठी हैं, यही बैकग्राउंड है इसका। तो आज हमें लगता है वीडियो लंबा हो गया है, हमें लगता है इतना ही रखना चाहिए। और आपका ये है कि आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दो। ठीक है, धन्यवाद।